ये वो जगह है कि जहाँ कुछ लोगों ने पैसा कमाया भी है और कुछ लोगों ने पैसा गंवाया भी है। जी हाँ जनाब, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ कंपनियाँ सरमाया इकट्ठा करने के लिए रुजू करती हैं और दूसरी जानिब इन्वेस्टर्स उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनमें वो समझते हैं कि वो कंपनियाँ आगे चलकर प्रॉफिट देंगी और उस प्रॉफिट में उन्हें हिस्सेदार बनाएंगी। आज हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि मालूम कर सकें कि आने वाले बजट में यहाँ का इन्वेस्टर हुकूमत को क्या सिफारिशात देता है। हमारे यहाँ जो बैरियर टू एंट्री है केवाईसी और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का, जिसमें हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एफएटीएफ की गाइडलाइन के ऊपर जो रिसर्च पेपर्स वगैरह इशू हुए हुए हैं, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये चीज़ डिफ़ाइन की गई है कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि फुली डॉक्यूमेंटेड है, रेगुलेटेड है और जिसके अंदर ये 3 मेन चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है कि कैश ट्रांजैक्शन का उसमें कोई अमल दखल नहीं है, थर्ड पार्टी चेक्स उसके अंदर अलाउ नहीं होते और हर एक ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होती है। तो हमारे नज़दीक और उन रिसर्च पेपर की रोशनी में उस इंडस्ट्री को जो है वो सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस अलाउ कर देनी चाहिए। एएमएल सीएफटी के रेगुलेशन और गाइडलाइंस जो एससीसीपी की तरफ से इशू किए गए, उनमें अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलीजेंस में जाना होता है। हमारे यहाँ पर जो है वो एक आम ख्याल ये है कि चूँकि हमारा इन्वेस्टर जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आता है, ठीक है, यानी वो इन्वेस्टर जिसके पास कोई बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है वो स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट नहीं खोल सकता, यानी वो उसकी पेमेंट्स इन एंड आउट जितनी भी होंगी वो उसकी बैंक अकाउंट्स के साथ लिंक होंगी और उसके अपने नाम पे होंगी, यानी उसके किसी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या वो किसी और का नाम भी शेयर करता है तो वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी चेक्स अलाउ नहीं है। तो इतने स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस होने के बावजूद हमें कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ती है और उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगनी पड़ती है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो जब भी आप किसी क्लाइंट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, सच एज द सोर्स ऑफ इनकम और इट्स वेल्थ स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द थ्रेशोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, तो वो थोड़ा सा शाई हो जाता है इन्वेस्टर और हमारे पास जो है वो अनफॉर्चुनेटली इतना इन्वेस्टर बेस बढ़ नहीं पाता। तो इसलिए हमारी जो है वो इस वक्त अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट है कि ज़रा केवाईसी फ्रेमवर्क को जो कि स्टॉक मार्केट में इम्प्लीमेंटेड है उसको एक होलिस्टिक रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसको दोबारा रिविजिट कर लें। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एनसीसीपीएल को एज अ सेंट्रलाइज केवाईसी ऑर्गेनाइजेशन का भी लाइसेंस मिला हुआ है। सेंट्रलाइज केवाईसी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली मकसद या पर्पज़ होता है वो यही होता है कि इंडस्ट्री में से इंफॉर्मेशन को गैदर करें और जहाँ पर आगे रेगुलेटरी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो पास ऑन कर दे। तो उसका भी एक रोल इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड नहीं है हमारे यहाँ। कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी नहीं है। जब कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसी आती है तो एक इन्वेस्टर को पता होता है ये कि मैं अगर अपनी होल्डिंग को 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब भी बेचूंगा तो अकॉर्डिंग टू दी टाइम एंड अकॉर्डिंग टू दी होल्डिंग पीरियड मुझे ये टैक्स ट्रीटमेंट लगेगा। हर साल एक अनफॉर्चुनेट सा बड़ा वाक़या हो जाता है, किसी भी एंड पे अगर छोटी सी ये डिस्कशन शुरू हो जाए कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैपिटल गेन टैक्स की रिजीम को रिविजिट कर रही है, तो मार्केट में इसका बहुत बुरा तरीके से लिया जाता है, इसका एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, वॉल्यूम्स ड्राई हो जाते हैं। हमें लिस्टेड कंपनीज को भी मोटिवेट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए काफ़ी सारा काम करना पॉलिसी के एंड पे ज़रूरी है। इसकी मैं मिसाल ये दूँ कि 3 से 4 साल पहले तक जो है वो लिस्टेड कंपनी को एक स्मॉल सा टैक्स क्रेडिट दिया जाता था, वो भी डिसकंटिन्यू किया गया। वो एक दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी के टैक्स रेट में भी थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। एक और चीज़ है जिसने हमारे नज़दीक जो है वो एक अपना नेगेटिव रोल प्ले किया है लिस्टिंग की तरफ। 2016 से पहले जो कंपनी लिस्ट हुई उनको कैपिटल गेन टैक्स 37A के अंदर ट्रीट किया जाने लगा। 2016 के बाद जो कंपनी लिस्ट हुई तो अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ दैट जजमेंट फील्ड ऑफिसर्स ने उन सारी कंपनी के स्पॉन्सर्स को नोटिस किए और उनको नॉर्मल टैक्स में ले जाने की कोशिश की। इसके बाद किसी हद तक 2020 में इस मैटर को एड्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भी आधा अधूरा रह गया। यानी इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो पूरी कैपिटल गेन टैक्स की रिजीम है फॉर द कंपनीज टू गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो आती हैं, यानी जब वो स्पॉन्सर्स अपने जो शेयर्स हैं जो बुक बिल्डिंग के अंदर और जनरल पब्लिक को देने के लिए आते हैं, तो उसके अंदर टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो गया। 2016 से पहले कंपनीज़ का अलग हो गया, 2016 से 20 के दरमियान कंपनीज़ का टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो गया, 20 के बाद कंपनीज़ का टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो गया। तो इसको भी जो है वो एक ही तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने बजट प्रपोजल में एक एक्सप्लेनेशन प्रपोज की है। अगर वो एक्सप्लेनेशन आ जाती है तो वो उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन और उसकी रेट्रोस्पेक्टिव की इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ों को एड्रेस करती है। उससे ये होगा कि कैपिटल गेन टैक्स की रिजीम फ्रॉम द डे वन फॉर द कंपनीज जो पहली दफ़ा लिस्ट आती थी जो थी आज भी वही रहेगी। यानी
आने वाली लिस्टेड कंपनी के लिए अगर ये ख़दशा और ये उनको डर है कि अगर 16 से 20 के दरमियान कंपनीज़ के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो इन फ्यूचर हमारे साथ ना हो जाए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज जाएगा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम बाकायदा पॉलिसी लेवल के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे और इस तरह की ऑब्जर्वेशंस को एड्रेस करेंगे, ताकि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान कैपिटल मार्केट की ग्रोथ, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें।